जी के पास पहले दिल्ली चले जाता हूं, फिर राजू जी के पास जाऊंगा, राजू जी से दूसरा सवाल करूंगा। केपी सर, आप देख रहे हैं, देखिए हम 2014 के बाद से देख रहे हैं, बड़ा अलग सा ट्रेंड है। मोदी जी का जो ईरा है वो तो पहले होता है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ और मीठा मीठा हो तो गप है, राम को लाना है तो हम ला रहे हैं उंगली पकड़ के, बाकी जितने इवेंट्स कर सकते हैं सब करिए, लेकिन जब बोलना है तो फिर सांप सूंघ जाता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सूत्र आ जाते हैं। सूत्र जी अपना दिलचस्प चल रहा है, कल से चल रहा है, रात से, और आज सुबह तो ओपन अप ही हो गया कि वो विनय कटियार जी की प्रधानमंत्री से बात हुई, ये हुआ, फिर सोर्सेज से खबर आ गई कि नहीं कोई बात नहीं हुई। अब ये कौन क्या है, क्या ये कौन से चमत्कारी किससे बात कर गए कि इतनी गफलत इस राम मंदिर में, जो इस पूरे आंदोलन के अग्रणीय नेताओं में शुमार थे विनय कटियार, इतनी बड़ी भूल वो किससे बात कर गए दिल्ली में, कहां किससे बात हो रही है? जो बाकी है पूरे का पूरा जो दृश्य है इस पे, संघ वाला तमाम टिप्पणी आपकी। अनम्यूट सर, अनम्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी को नमस्कार, राजू जी को नमस्कार। संजीव जी, इसमें यह देखने वाली बात है कि लगभग 1 महीना हो गया है इस मामले को और चुप्पी साधे बैठा है संघ भी। मैं डे 1 से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूं, मोहन भागवत जी कहां हैं, अमित शाह जी कहां हैं, मोदी जी कहां हैं? ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? योगी जी की भी कोई टिप्पणी आई नहीं है अभी मंदिर के मामले। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंदिर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस पे क्यों नहीं बोल रहे? जो 2-3 पॉइंट है और बिंदु हैं जो अभी हमें दिख रहे हैं आजकल में, मोदी जी भी बाहर आ गए हैं। आप माने ना माने, उनका बयान तो एक हिसाब से आ ही गया है। अगर वो 2 बजे विनय कटियार को फोन करके पूछते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, विनय कटियार जी के झूठ बोलने का मुझे कोई संदर्भ दिखाई नहीं देता। इससे विनय कटियार जी को क्या फायदा नुकसान होना है? वो झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे कोई झूठ बोलने का कारण उनका नजर नहीं आता। आप अनुमति तो मैं विनय कटियार की टिप्पणी छोटी सी है, सुना दूं अगर आपकी अनुमति हो, दर्शक देखें अगर कोई। जी, सुना दीजिए। मैं सुनाता हूँ। देखिए विनय कटियार का ये वक्तव्य मेरे पास सामने है, जो उन्होंने कहा है, वही जो आप कह रहे हैं वहीं से। और मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को, वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी यही मैं राजू सर कह रहा था, ये जो बड़ी बेबाकी के साथ में, वो माफ कीजिएगा केपी सर, और सबसे खास ये कि बेबाक है, वो बहुत मुखरता के साथ बोलते हैं। अब ये मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त मोदी जी तो बार बार विदेश उड़ जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, तो जितने अफसरान हैं, पार्टी के नेता हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, क्या सबको उन्होंने कहीं भेज दिया है? कहाँ है वो? कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं इस वक्त? क्या आवश्यकता है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सोर्स बोलेंगे, जो सूत्रों से ही निकलेगा, इसके अलावा कोई खबर नहीं निकली। क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपके पास तो हर चीज पहुंचती। क्या है, क्या खेल क्या है? नहीं, सूत्ररूत भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है संजीव जी। देखिए बात यह है कि अब ये लगने लगा है कि देखिए 3 पॉइंट मैंने कहा था मुझे बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में। एक तो जिस प्रकार से अयोध्या के वकीलों ने मोर्चा निकाला है, और सुधी वर्ग है, देखिए अगर वकील वर्ग सड़क पे आ गया है और वकील वर्ग ने कह दिया है कि भाई हम जो है एफआईआर करेंगे, अगर हमारी एफआईआर नहीं होती तो हम कोर्ट में एफआईआर करेंगे, और हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम इसको मामले को आगे लेके जाएंगे, और इन चोरों का कोई भी केस नहीं लड़ेगा। तो ये बड़ी बात है, आप समझ लीजिए, ये बड़ा मैसेज एक देश के हिंदुओं को जा रहा है। दूसरा, आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें विनय कटियार की और दत्तात्रेय हसबोले की, तो आपको साफ नजर आ जाएगा उनके चेहरे पे। मैं दूरदर्शन में टेक्नीशियन से अपना कैरियर शुरू किया था,
और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस तरह के वीडियो जब बनते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 1 दर्जन टेक बने होंगे होसबोले जी के, और तब ये फाइनल हुआ होगा। और आपने देखा है कि बीच बीच में वो किस तरह से रुक रहे थे, झिझकी खा रहे थे, हम्बल ले रहे थे, और जबकि टेलीप्रॉम्प्टर उनके सामने चल रहा था। ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, क्योंकि वो वीडियो फाइनल वो कहीं और से हुआ होगा, उसकी कटिंग्स पूरी गई होंगी अलग अलग। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो उन्होंने पढ़ा है, लिखा हुआ है, वो जो 2 पैरे लिखे गए हैं, वो पैरे कब से लिखे जा रहे हैं, कब से उनमें कभी मात्रा हटाई जा रही है, कभी एक वर्ड जोड़ा जा रहा है, कभी एक वर्ड काटा जा रहा है, वो पता नहीं कहां कहां से एडिट होकर पेपर आया होगा, और वो उन्होंने सिर्फ पढ़ भर दिया है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने शायद कह दिया कि भाई देखिए मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, ना मेरे बस का बोलना है, क्योंकि उनको पता है उनके बोलने का अर्थ फिर क्या निकलेगा। घिरेंगे इसमें हंसबोले भी, गिरेंगे हंसबोले भी, लेकिन अगर मोहन भागवत जी होते तो वो ज्यादा गिरते। आप बताइए, संघ के आप दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं और आपको स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ रही है, मतलब मोदी जी की तरह आपको टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना पड़ रहा है, आप बोलना नहीं जानते। अरे भाई, राम मंदिर आपकी आस्था का प्रश्न है, आप तो वहां 3.5 दशक से राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं। आज से थोड़ी लूट मचा रखी है आपने 1 महीने पहले से। 1 महीने पहले से तो लूट का जनता को पता लगा है। आप तो 90 के दशक से लूट कर रहे हैं वहां पे। मुझे तो याद है जब शिला पूजन हुआ था, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, जब अडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, तब से चढ़ावा आ रहा है, तब से चंदा आ रहा है, तब से चांदी सोना और रुपया आ रहा है, तो वो आज तक कहां गया है? तो तब से तो विश्व हिंदू परिषद ही लूट रहा है ना उसको। तो यही लोग तो हैं चंपत राय जी। चंपत राय जी के नाम पे आते ही, जैसे ही चंपत राय जी का नाम आता है, सबकी नानी मर जाती है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गिरी महाराज, ये संत गिरी महाराज का है जो असली कोषाध्यक्ष है। भाई सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की है, वो उस पर्दे के सामने आ ही नहीं रहे। अब आप इनको पकड़ रहे हैं कि साहब ये टिन्नू यादव हैं, ये पुन्नू यादव हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं, इनके यहां से 1 लाख पकड़ा गया, उनके यहां से 5 लाख पकड़ा गया। और आप ही के नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, ये डाका है, और आप 2 लाख उनके घर से वसूली कर रहे हैं। और आज एसआईटी बनने के बाद में भी एसआईटी जांच कर रही है, और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी मंदिर प्रांगण में है। ये कौन सी एसआईटी है? वो तो क्या कर रही है एसआईटी? केपी सर, मैंने कहा है कि वो ट्रस्ट की जो नियमावली, वो तो ये कहती है आप बहुत से बहुत पद से हटा सकते हैं, आप उनको जो ट्रस्टी सर देख, नहीं संजीव जी, मैं आपकी बात नहीं सुन। नियमावली तो यहाँ पिछले 10 सालों से हम बहुत बड़ी बड़ी देख रहे हैं। नियमावली हम सीबीआई की भी देख रहे हैं, ईडी की भी देख रहे हैं, चुनाव आयोग की नियमावली भी देख रहे हैं, संसदीय दल की भी देख रहे हैं, संसद की भी देख रहे हैं, लोकतंत्र की, सब नियमावली हम देख रहे हैं। और नियमावली का किस तरह से पालन हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो छोड़ दीजिए नियमावली हो चाहे एक चीज पर भी करिएगा, वो गोपाल राव को भी उन्होंने, सर भारतीय जनता पार्टी की नियमावली भी है, भारतीय जनता पार्टी की जी जी जी। गोपाल राव जी को उन्होंने बड़े जम के आड़े हाथों लिया है। विनय कटियार साहब ने, क्या है ये साउथ का आदमी, यहाँ वो उस पर भी बड़े बोले हैं मुखरता के साथ में, उनका जो भी वो है, आपने कुछ सुना है? सर मैं इसीलिए अंत में आपको यही संजीव जी कहना चाह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है उन लोगों का। और आप बड़ी बात ये देखिए कि जिस प्रकार से जनता में जागरूकता आई है, उससे कहीं ना कहीं ये लोग जो है घबराए हुए हैं, और अब ये हिंदू धर्म की दुहाई देने लगे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए जो षड्यंत्र चल रहा है, इसमें कुछ पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, किसी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान सदस्य ने अभी तक कहा नहीं है। इस सब पाकिस्तान का भी तो हाथ हो सकता है, उन्होंने अपने जासूस लोग घुसा दिए हो यहाँ पे और वो षड्यंत्र कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो विद्वानों का अभी गया नहीं है। वो नोएडा में मजदूर सड़क पे आ गए थे तो यूपी के एक मंत्री ने तुरंत कह दिया था इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अरे भाई, पाकिस्तान इतना मजबूत है, उसका तंत्र इतना मजबूत है कि वो लाहौर से लेकर दिल्ली तक सीसीटीवी लगा देता है, कैमरे लगा देता है, आपके हर जगह वो षड्यंत्र कर देता है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बताइए हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, वकील लोग, और बाकी जो चीजें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं। दूसरा जो इसमें संजीव जी ये था कि एक परिवार, अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला एक पूरा परिवार है, तो उस परिवार के अंदर मतभेद पैदा हो गए।
पिताजी तो कह रहे हैं अरे नहीं ये सब जो है कांग्रेस का फैलाया हुआ है, अखिलेश समाजवादी पार्टी का है, छोड़िए। लेकिन लड़का बाप से बहस कर रहा है कि नहीं ये चोरी है, और उसकी मां भी कह रही है नहीं ये डकैती है, मैंने भी कुछ दिया था, चंदा मेरा चोरी हो गया। तो ये जो मतभेद परिवार में हो गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबरा गई है, और उसको ये समझ में आ गया कि अब यूपी में ही उसके ताबूत में आखिरी कील ठुकने जा रही है, क्योंकि यूपी से ही सत्ता में आने की शुरुआत हुई थी, चाहे वो 2013 का दंगा हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे तमाम चीजें हो, और यूपी ही अब भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा है। तो उसका एहसास इनको हो चला है, तो वो डर कहीं ना कहीं अब बोल रहा है। और दूसरी बात यह है कि चंपत राय जी मस्त है, चंपत राय जी ने कह दिया है देखिए मैं डूबूंगा तो सनम आपको भी ले डूबूंगा। तो उनको ये डुबाने की हिम्मत इनकी है, मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी हिम्मत है कि उनको डुबाएंगे। जी राइट सर, ये जो विवेक सर ने जहां छोड़ा है कि इसमें बहुत आक्रामक, क्या कहीं असमंजस क्या दिखता है, क्या वेट एंड वॉच क्यों है? ये भी एक है कि आपका हो गया 1 महीना, अब आपको फायरिंग शुरू करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जो बात राजू जी जहां छोड़ के गए थे वो भी है कि उनके लिए इस समय जीवन मरण का प्रश्न। और जो योगी आदित्यनाथ है, कैसे उनको एक कुर्सी मिली थी, कैसे वो मिस्टर सिन्हा से कुर्सी छीनी गई थी, संघ का क्या रोल था, तो उनके खिलाफ क्या योगी जा पाएंगे? वो बोलते रहे। और फिर दूसरी जो अंतिम एक चीज इसमें होगी कि 350 पार, 375 पार, वहां तक पहुंचना है, हमें दिखाना है कि देखिए उस उत्तर प्रदेश ने हमें यहां पहुंचा दी, और बाकी भी जगहों पर। सब पर एक अंतिम नोट आपका। संजीव जी, एक तो विवेक जी ने जो कहा पहले कि वो टिप्पणी कोर्ट में हुई है जैसा आपने की है, और वो व्यक्ति ने इनके खिलाफ नारे लगा दिए थे, कड़ी पारी हुए थे, इनको कहा कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जेल उसी को भेजते हैं जो इनको छेड़ता है। 2014 से पहले ये था कि जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, देश के तमाम भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे, उनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनका जो दामाद है वो, और हुड्डा साहब, ये सब होंगे। अब आप बताइए, हम लोग 27 में आने वाले हैं, कितने कांग्रेसी जेल गए? चिदम्बरम और उसके बेटे को इसलिए भेजा क्योंकि चिदम्बरम ने इनको जेल भेजा था, तो वो तो पर्सनल करते हैं। एक तो ये बात इनकी जवाब है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो विवेक जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को एग्रेसिव होना चाहिए, जैसे केजरीवाल बोल रहे हैं। देखिए, केजरीवाल का विवेक जी बहुत छोटा सा दायरा में समझता हूं, उन्होंने कह दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन तलवार की धार पे चलने वाली बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को केंद्र में रख के बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तुरंत पकड़ लेगी जैसे मुंह से कोई शब्द अखिलेश यादव के या राहुल गांधी के निकलेगा। और चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कि वो अपने मुस्लिम वोट को छिटकने नहीं देना चाहती, वो अपने दलित वोटर को छिटकने नहीं देना चाहती। हिंदू कितनी तादाद में उनके साथ आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनसे ये लोग छिटक जाएंगे इसकी गारंटी है। एक बात। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी भी इस कोशिश में है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के राहुल जी आए बोले। आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी के वो पोस्टर लगे थे, कहां गायब हैं, लापता राहुल। तो भारतीय जनता पार्टी वाले चाह रहे हैं कि राहुल कुछ उल्टा सीधा बोले और हम जो है हमें एक मौका मिले, तो भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो मैं गहराई से देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनमें मतभेद हो, क्योंकि आप ये देखेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीति को देखते हुए आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कांग्रेस का अगर खाता खुला है उत्तर प्रदेश में 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी जो नीचे गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुस्लिम और पिछड़ा दलित वोटर है, और उसी रास्ते पे वो विधानसभा के चुनाव में भी चलना चाहते हैं। इसलिए वो इस मामले से बचना चाहते हैं, और वो इस मामले में नहीं आते, इसीलिए शायद उनकी रणनीति है कि वो इस मामले में नहीं कूद रहे हैं, ये मेरा मानना है। और वो भी शायद ये सोच रहे हैं इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरी बात भी हो, लेकिन ये मैं समझता हूं। तीसरी बात ये है कि जनता पे, ग्राउंड में, जनता में बहुत बड़ा रिएक्शन 2024 से है इस मामले को लेकर। अगर ये मामला नहीं होता अयोध्या का, या धार्मिक मामला नहीं होता, तो खाली अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास की 1 दर्जन सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है।
और बनारस में किस प्रकार से मोदी जी के वोटिंग में गिरावट आई है। हालांकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो तो चुनाव हार ही गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इतने नीचे स्तर पर राजनीति उत्तर प्रदेश में आई है, उसका ये कारण है। तो इस मामले में विपक्ष आगे आएगा संजीव जी, एक तो मैं ये नहीं सोचता, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी रणनीति ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में मरती है, खत्म होती है, नुकसान होता है, तो वो आपस में ही लड़के मरेगी। आप इस चीज को कतई नहीं भूल सकते कि गुजरात लोबी की और बाबा की जिस प्रकार की लड़ाई है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वो तो सिन्हा को बिठाना चाहते थे लेकिन बैठ गए योगी, तो वो योगी आंख की किरकिरी आज तक बने हुए हैं। और अमित शाह किसी भी कीमत पे योगी को निपटाना चाहते हैं, भले ही पार्टी का कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी को निपटाने के चक्कर में वो पूरा उत्तर प्रदेश ही निपटा दे, ये भी हो सकता है। ये भी रणनीति हो सकती है अखिलेश यादव की। आपने देखा महाराष्ट्र में कि उन्होंने सरकार बना दी विरोधियों की, उन्होंने कहा भाई आप सरकार बनाइए, हम सरकार से बाहर हैं, और फिर छीन लिया उसको। आज भी जो हम चर्चा करते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं कि अमित शाह जी जिन पत्रकारों से बात करते हैं, कुछ चंद पत्रकारों से, उनका कहना यह है कि 180 सीटें हम लाएंगे यूपी में, और बाबा को कोशिश करेंगे कि वो खुद चुनाव अपना भी हार जाए। बाकी जो छुटोइया पार्टियां किसी 10, 20, 50 ऐसी आ जाएंगी 100 सीटें, अखिलेश यादव 100 पर सिमट जाएंगे, और बाकी छोटे छोटों को तोड़ के हम अपने 250-300 कर लेंगे और अपना रबर स्टैंप लखनऊ में बिठा देंगे। उनका तो प्लान ये है। अब बाकी दूसरी पार्टियों को क्या प्लान है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसलिए कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। और अगर संजीव जी, मैं पिछले 3-4 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस को ऑब्जर्व करता हूं, उसकी राजनीति को देखता हूं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी फसल, जो सियासी फसल है, उसको उगाना चाहती है दोबारा, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है बिहार की, वेस्ट बंगाल की, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के लिहाज से। और कांग्रेस 2 बड़े राज्यों से लगभग समाप्त है, और जिस प्रकार से उसको एक आशा जगी है 2024 के चुनाव से, तो कांग्रेस तो यहाँ पे आ गई है। अगर आप मैं देखूं बारीकी से, कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस बार हम अखिलेश यादव से 50-50 की बात करेंगे। अब आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दल है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका ज्यादा क्लेम बनता है, उन्होंने लोकसभा में ज्यादा सीटें ली थी, इस बार भी वो विधानसभा में ज्यादा सीटें लेंगे। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस के और उनके मतभेद आपको बिहार के उस स्टाइल में दिखे जैसे लालू और कांग्रेस के दिखे, क्योंकि कांग्रेस ये देख रही है कि हो सकता है हमें इस विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा लाभ ना हो, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस को ये लगता है, और इस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़। दूसरी अंत में बात, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः ही समाप्त होगी। विरोधी दल, विपक्ष इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे विवेक जी की बात एक जरूर है कि आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। इस मुद्दे में हो, थोड़ा सा इसको भी ले, बाकी दूसरे मुद्दे हैं, आपको सड़कों पे तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब जब राहुल सड़कों पे उतरे हैं तब तक माहौल में बदलाव आया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, सड़कों पे उतर नहीं रहे, मायावती सड़कों पे उतरती नहीं है। तो इससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हाईवे खाली है, हाईवे क्लीन है, और वो खूब 100, 150, 200 पे गाड़ी दौड़ाए और वो बढ़े आगे। लेकिन राहुल गांधी की जो रणनीति है, मुझे नहीं लगता कि वो 27 के चुनाव से पहले कोई बड़ा यात्रा, कोई बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ना करें। उनकी स्ट्रेटजी अंदर ही अंदर चल रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि उन्होंने एक दलित नेता को तैयार किया है और एक सहारनपुर के मुस्लिम नेता को भी तैयार किया है, जो समय समय पर मीडिया से भी बात कर रहे हैं और ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं। तो अंदर खाते कांग्रेस की रणनीति ये है। अब आपस में इनके कोई मतभेद हो, इनके आपस की लड़ाई की वजह से भाजपा को कोई फायदा हो जाए, वो एक बात अलग है। दूसरी बात जो विवेक जी ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 100% रिजल्ट आप ईवीएम से लेंगे तो सरकार बन जाएगी। अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे तो भाजपा को मुझे नहीं लगता 20% से कई वोट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप देखिए ग्राउंड पे अगर इस तरह की चीजें होती
तो वकील सड़कों पे नहीं उतरते। 500 के लगभग वकील थे भाई साहब एक जिले में। एक जिले में 500 वकीलों का इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो सुधी वर्ग है, वो कोई युवा, वो कोई किसान, वो कोई फालतू के लोग नहीं है, वो कोई मजदूर नहीं है, वकील है वो परसेप्शन बनाते हैं देश में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो है शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और आप माने ना माने, ये जो मामला है इससे हिंदू अपने गिरेबान में झांक के देख रहा है। बाकी चीजों पे तो वो विपक्ष विरोधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इजराइल मान लेता था, लेकिन यहां तो संघ है। यहाँ कैसे मान ले? यहाँ तो खुद आरएसएस है, वीएचपी है, संघ है।